नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो दोस्तों, इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये चैप्टर एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट एक्चुअली इट इज अ थिंकिंग चैप्टर। अगर आप ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है, आपको क्या स्टेप्स लगानी है, तो आप इस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, बट जैसे जैसे हम इस चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, आप लोग एनालाइज करेंगे कि हार्डली इसमें 3 से 4 सॉलिड्स हैं, उन्हें घुमा फिरा कर क्वेश्चन में इंटेलिजेंटली फ्रेम किया गया है। अगर आप उस फ्रेमिंग को पकड़ पाते हैं, उन सॉलिड्स को पकड़ पाते हैं, तो आप क्वेश्चन को इजीली कम समय में निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ट्रिक्स होती हैं दोस्तों। यहाँ पर पाई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है, या किस तरीके से हम हमारा कैलकुलेशन का समय बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते जाएंगे दोस्तों। बट मेनली आपको क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है, तो पहली स्टेप बनती है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, बिल्कुल शांति से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर स्पीड को पनिश करता है दोस्तों। अगर स्टूडेंट रश करके क्वेश्चन में सॉलिड पढ़ के सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो मार्क्स गवा बैठते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमें क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है। सेकंड स्टेप में ये समझने की कोशिश करना है कि वो पूछ क्या रहा है, देन आपको फॉर्मूला फिगर आउट करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स निकालें, प्लस ये चैप्टर हमारे लिए एक पढ़ने का टूल नहीं हो, हम इसे एंजॉय करें, इसे समझें, हम हमारे आसपास की चीज़ों में इसे देखें और लॉजिक लगाकर फन वे में इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, देन प्लीज फॉलो ऑल द वीडियोस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होते हैं एंड आप उसे फॉलो करते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, देन आई प्रॉमिस दोस्तों कि आप इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के बेसिक्स से। तो दोस्तों, हार्डली ये चैप्टर कुछ सॉलिड्स में डिवाइड है। जैसे कि हम सॉलिड पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, जब मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी आप समझते चले जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर आपको 3 टर्म्स देखने मिलती है। पहली होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरी होती है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरी टर्म होती है दोस्तों वॉल्यूम। तो हाल फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम सॉलिड पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, मैं आपको दोनों के डिफरेंस वहीं क्लियर करती जाऊंगी। बट मोटा मोटा अगर आप मुझसे पूछें कि क्या अंतर है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि दोस्तों, अगर मेरे पास एक ये पेपर है और मैं इससे एक सिलेंडर बनाती हूँ, तो दोस्तों ये सिलेंडर 2 तरीके से फॉर्म हो सकता है। या तो मैं इसका ऊपर और नीचे का पार्ट होलो छोड़ दूँ, मीन्स मैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही कवर कर रही हूँ, मैं ये कर्व ही कवर करके इसका एरिया निकाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैंने ये होलो पार्ट ऊपर और नीचे से पैक कर दिया, मीन्स यहाँ पर मैंने 2 सर्कल्स और जोड़ दिए, तो वो बनता है टोटल सरफेस एरिया। अगर ये बात आपको मुश्किल लग रही है डाइजेस्ट करने में, तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट बेसिक सॉलिड शेप से। चलिए दोस्तों, आप खुद गैस करके देखिए कि पहला सॉलिड शेप क्या होने वाला है। मैं आपको हिंट देती हूँ कि आपने बचपन में बहुत सारे बोर्ड्स गेम खेले होंगे, जैसे कि आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, लूडो खेला होगा, उसमें वो सॉलिड काम आता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट सॉलिड है, इसका नाम है क्यूब। तो क्यूब, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बहुत सारे स्क्वायर्स से मिलकर बना होता है। अब बहुत सारे मैथ्स में तो ऐसा चलता नहीं कि हम बहुत सारे बोलते हैं, एग्जैक्टली कितने स्क्वायर्स से मिलकर ये क्यूब बना है। तो चलिए गिन के देख लेते हैं। या आपने खेला होगा तो आपको पता ही होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर होता है 6, मतलब कि ये 6 फेसेस से मिलकर बना है। और हर एक फेस का एरिया एक स्क्वायर का एरिया होता है दोस्तों। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये हम जानते हैं, साइड इंटू साइड। तो चलिए लिख लेते हैं हमारा पहला सॉलिड, जो कि है क्यूब। क्यूब में एक्चुअली अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं साइड में, तो
एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अगर मैं साइड को ए मानती हूँ तो इसका एरिया आने वाला है दोस्तों ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो अगर मुझे इसे टोटल एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसे मैं क्या करूंगी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि इसमें 6 फेसेस है, या फिर मैं ए स्क्वायर को 6 टाइम प्लस कर सकती हूँ। मेक सेंस? एक 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए मैंने जब सारे एरियाज प्लस किए तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है दोस्तों 6 टाइम ए स्क्वायर। इसे मैं बोल सकती हूँ 6a स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको बेसिक क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ आया। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या अंतर है। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक शेप को गिफ्ट रैप करें या उसके ऊपर ऊपर पैन करते हैं तो वो बनता है उसका सरफेस एरिया, मीन्स हमने सरफेस को कवर कर दिया। और अगर हम इसे ही किसी लिक्विड से फिल कर देते हैं, पूरा अंदर तक फिल कर देते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है ना दोस्तों वो वॉल्यूम होती है। और मोर और लेस आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी होगी कि अगर हम एरिया लिखते हैं तो उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीन्स 2 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ डेप्थ भी ऐड होती है दोस्तों, और उसकी यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। इट मीन्स अगर हम 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करें, अगर हम लेंथ और हाइट में, लेंथ और ब्रेथ में डेप्थ भी ऐड कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। और अगर हम सिर्फ सरफेस लेंथ ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करके किसी सॉलिड को कंप्लीट करते हैं या उसे गिफ्ट रैप कर देते हैं तो वो सरफेस एरिया बनता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया हो। तो दोस्तों पहला हमारे पास क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमें मिला है 6a स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला गेस कीजिए, हम किस शेप पे मूव करने वाले हैं। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों आपने, अगला शेप है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के लिए दोस्तों मैंने एक ये रैंडम सा बॉक्स लिया है जहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं ये एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर जैसे स्क्वायर 6 स्क्वायर से मिलकर एक क्यूब बना था, वैसे ही 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर एक क्यूबॉइड बनने वाला है दोस्तों। तो यहाँ अगर आप इस शेप को ध्यान से देखेंगे तो ये हो गई है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल की लेंथ और ये हो गई है इसकी ब्रेथ। या फिर अगर मैं इसे यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये हो गई है इसकी लेंथ और ये हो गई है इसकी ब्रेथ। तो दोस्तों इसी लेंथ और ब्रेथ का इससे जस्ट पीछे वाला भी रेक्टेंगल है ना दोस्तों। अब अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ है, हमने अगर ये फिक्स कर दिया कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और अब मैं इसे सीधा कर देती हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रेथ थी वो ही ब्रेथ इस वाले रेक्टेंगल पर आ गई है। तो ब्रेथ तो सेम है और लेंथ तो ये है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों हाइट। इसमें हमने इस पर्टिकुलर साइड को हाइट कंसीडर किया है। तो दोस्तों इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बनने वाला है b इंटू एच। बिल्कुल सही पहचाना आपने क्योंकि ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ। इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी वही होगा जो इसका हमने कैलकुलेट करा, दैट इज हाइट इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर दोस्तों इस रेक्टेंगल की बात करें हम तो यहाँ पर आ रही है लेंथ इंटू हाइट। ओके, तो दोस्तों कुल मिलाकर क्यूबॉइड के फॉर्मूले को लिखने के लिए हमारे पास, अगर ये मैं एक 3D फिगर ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों अगर ये हमारी लेंथ है ना, तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ। ये अगर हमारी ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होने वाली है, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। और ये अगर हमारी हाइट है या हम इसे डेप्थ कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, तो ये हमारी सारी डेप्थ होने वाली है। अब अगर मैं इस फेस की बात करूं तो लेंथ इंटू हाइट, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू हाइट। इस रेक्टेंगल की जो भी एरिया होगा वही सिमिलर एरिया इसके जस्ट अपोजिट साइड वाले रेक्टेंगल का होने वाला है। तो अगेन हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू हाइट प्लस इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया होने वाला है ब्रेथ इंटू हाइट। जो इसका एरिया होगा वही इस सॉलिड का एरिया होगा, तो इसे भी हम लिख देंगे ब्रेथ इंटू हाइट। अब
आगे वाला बड़ा फेस बच गया है, जिसका ये वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला होने वाला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब हम इसको प्लस कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से, प्लस पीछे वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होने वाला है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू हाइट एंड लेंथ इनटू हाइट हो जाने वाला है 2 लेंथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट हो जाने वाला है 2 ब्रेथ इनटू हाइट, एंड L इनटू बी हो जाने वाला है 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा LH BH एंड LB। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो जाने वाला है 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट एंड लेंथ, 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। आई होप आपको क्यूबॉइड का भी लॉजिक अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों यहाँ तक आई एम श्योर कि आपने 6th क्लास से शायद ये सिलसिला शुरू होता है, तो हमने 7th और 8th में और 9th में स्पेशली अच्छे से ये फॉर्मूले समझ लिए। तो क्यूबाइड तक इन जनरल बच्चों को दिक्कत नहीं आती। अब जो अगला शेप है ना दोस्तों, वहां से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना शुरू होते हैं, क्योंकि 8th और 9th क्लास में ये 2 शेप्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। जहां से बच्चे इग्नोर मारना शुरू करते हैं वो है हमारे नेक्स्ट फिगर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा अगले सॉलिड्स पर। तो दोस्तों गैस कीजिए अगला सॉलिड क्या होने वाला है। बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों आपने, हमारा अगला सॉलिड है एक सिलेंडर। अब दोस्तों सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान दें तो अगर वो आपको एक ऐसा सॉलिड देता है, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर में ही बात हो रही है कि वो अगर कोई क्यूब शेप का पर्टिकुलर बॉक्स है आपके पास और अगर वो उसका कैप ओपन कर देता है, मीन्स ऊपर से ओपन कर देता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक ऊपर का कैप का एरिया कितना होगा a स्क्वायर, तो आपको 6a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर माइनस कर देना होगा, तो हो जाएगा 5a स्क्वायर। सपोज अगर वो बोल देता है कि एक क्यूब शेप बॉक्स है जो कि होलो है, मींस उसका ऊपर का कैप भी नहीं है बेस भी नहीं, तो आपको क्या माइनस करना होगा दोस्तों, 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर, एक ऊपर का एरिया और एक नीचे का एरिया, तो फाइनल आपको रिजल्ट मिलता है 4a स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ टोटल सरफेस एरिया। इसमें से अगर वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन देता है तो आपको उसी समय आपका ब्रेन यूज करके वो पर्टिकुलर पार्ट माइनस कर देना होगा। उसी तरह से क्यूबॉइड में भी हो सकता है कि वो ऊपर और नीचे का कोई सा हिस्सा मिस आउट कर दे, तो आपको फिगर आउट करना होगा कि वो जो शेप बना रहा है जिसके हिसाब से उसने लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, तो अगर वो ऊपर का पार्ट माइनस करवाता है तो आपको वो पर्टिकुलर एरिया वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो सकता है, ब्रेथ इनटू हाइट हो सकता है, या फिर हाइट इनटू लेंथ हो सकता है। वो क्या है वो उस क्वेश्चन के हिसाब से उसके डायमेंशन देखकर आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में से माइनस कर देना होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है या फिर ये पार्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है, डोंट वरी दोस्तों, हम इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सारे केसेस कवर होने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शेप के साथ जो कि है सिलेंडर। तो दोस्तों सिलेंडर क्या होता है ना, बेसिकली आप मुझे सोच के बताइए कि सिलेंडर बना कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं तो ये क्या बन गया, सिलेंडर। याद कीजिए दोस्तों, जब टीचर्स के पास डंडे नहीं होते थे और आप बहुत शैतानी करते थे बचपन में, तो वो ऐसे ही एक पेपर का रोल बनाकर आपको मार दिया करती थी, है ना। तो बेसिकली क्या बना रही है, एक रेक्टेंगल से एक सिलेंडर जो कि होलो है, जिसमें ऊपर और नीचे होल है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो पेपर है जिसका एरिया L इंटू बी है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों, ऑब्वियसली L इंटू बी, है ना। बट सिलेंडर का फॉर्मूला तो हमने कहीं ऐसा लिखा देखा नहीं, तो चलिए इस गुत्थी को भी सुलझा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है एक पेपर जिसकी मैं हाइट मान रही हूँ, लेंथ की जगह दोस्तों मैं मान लेती हूँ हाइट जो कि h है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना दोस्तों, जिसको मैंने फोल्ड करके एक सर्कल बनाया था, तो दोस्तों याद कीजिए सर्कल तो ओपन है
और यहाँ पे सर्कल की सिर्फ बाउंड्री की बात की गई है। तो जब हमने एरियाज एंड पेरीमीटर पहली बार 6th क्लास में पढ़ा था तो हमने जाना था दोस्तों कि जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। तो अगर इसका मुझे सर्कल बनाना है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2πr। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 2πr, और मैंने हाइट इसकी मानी है h। मैं इसे कुछ भी डिनोट कर सकती हूँ। अब दोस्तों अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ ये लंबाई ये चौड़ाई है। तो आप बताइए कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होने वाला है दोस्तों, h इंटू 2πr। तो ये हो जाएगा 2πrh। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम अगले शेप का फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज सिलेंडर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πrh, जहाँ पे r हो जाने वाली है दोस्तों रेडियस एंड पाई की वैल्यू हम जानते हैं आइदर 3.14 और 22/7। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर कभी कभी वो जिक्र करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। अब वो क्या चाह रहे हैं दोस्तों कि ये जो ओपन है, ये जो होलो सिलेंडर है ना, इसे मैं पैक कर दूं दोनों साइड से। तो अगर मुझे सिलेंडर को पैक करना है जो कि ऑलरेडी सर्कुलर शेप में है, तो मुझे यहाँ पर 2 सर्कल लगाने होंगे। अब अगर मुझे 2 सर्कल काट के लगाना है तो हम जानते हैं दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब अगर मुझे दोनों साइड लगाना है तो मुझे πr² 2 बार चाहिए होंगे दोस्तों, therefore πr² प्लस πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। इन दोनों सर्कल को अगर मैं 2πrh दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ देती हूँ, दैट इज 2πr²। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 2πr कॉमन है, चलिए कॉमन निकाल देते हैं। 2πr यहाँ पर हो जाएगा h प्लस r। तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया हो। यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शेप पे, जिसका नाम है कौन सा पहले हम स्फीयर और सर्कल कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्फीयर की। दोस्तों स्फीयर क्या होता है, बेसिकली सर्कल का 3D पार्ट। आप एक बॉल एज्यूम कर सकते हैं जो स्फीयर के शेप की है। तो दोस्तों हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो दोस्तों हमने क्या किया ना, एक धागा लिया और एक सिमिलर रेडियस के 4 सर्कल पे वो धागा लपेटते चले गए, उसे कट कर दिया, देन दूसरा उसी का अगला पार्ट लिया, दूसरे सर्कल पर लपेटा। ऐसे करके हमने 4 सर्कल के धागे लपेट के, मतलब उसे पूरी तरह से सर्कल के आसपास लगा लगा के उन धागों को अलग से सेव करके रख लिया। अब दोस्तों हमने उसी रेडियस का एक स्फीयर लिया और एक बॉल बनाई और उसी धागे को उसकी अपर सरफेस पे लपेटना शुरू किया। तो दोस्तों सरप्राइजिंगली हमें क्या मिला कि अगर हम 4 ऐसे सर्कल लेते हैं जिनके ऊपर धागा इस तरीके से लगाना शुरू करते हैं, अब उन धागों को एक बॉल शेप में इस तरह से लगाना शुरू करते हैं तो वो धागा इक्वल है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता लगा कि दोस्तों अगर हम πr² जो कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आता है, उसमें अगर 4 सर्कल को ऐड कर देते हैं तो वो एक स्फीयर का 3D स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। दोस्तों इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि हम अभी से हाल फिलहाल कट कर दें या इसमें कहीं एडिशनल सर्कल ऐड कर दें। तो यहाँ पर TSA CSA और स्फीयर हो जाने वाला है 4πr²। दोस्तों यहाँ पर एक और टर्म आती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आप समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी बॉल को आधा काट दिया, ठीक है, तो इसी को अगर हम स्फीयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये बन जाना है 2πr²।
पाई आर स्क्वायर। ओके, बट दोस्तों यहाँ क्या होने वाला है ना, डोम शेप, आप मंदिर का डोम शेप, मंदिर का डोम इमेजिन कीजिए, किसी भी मंदिर का या मस्जिद का, जिसमें आपको कर्व दिखता है लेकिन वो नीचे से खाली होता है, जिसकी वजह से आप ऊपर पूरा होलो देख पा रहे हैं। अगर मैं वहां पर एक सर्कल लगा देती हूँ तो वो बन जाएगा एक टोटल सरफेस एरिया। तो इसी 2 पाई आर स्क्वायर में अगर मैं पाई आर स्क्वायर जोड़ देती हूँ तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हो जाने वाला है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 + 1 यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1, तो 2 + 1 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों हमारा लास्ट शेप बच जाता है, सही पहचानो आपने, जिसका नाम है कोन। तो दोस्तों कोन बेसिकली बनता कैसे? तो दोस्तों अगर कोन की बात करें तो हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, उसकी एक रेडियस ली। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से पाई कट किया। अगर मैं आपको 3D में बताती हूँ तो मैंने एक सर्कल लिया है और उसमें से एक ट्रायंगल कट किया और इसे जोड़ दिया, तो ये बन गया है दोस्तों हमारा एक कोन। ओके, तो अगर दोस्तों मैंने जो ट्रायंगल कट किया तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहाँ हम कोन की हाइट को मानते हैं स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट किसे कहेंगे दोस्तों, कोन के पास 2 तरह की हाइट होगी। कैसे? जैसे बचपन में आपने अगर टैंक बनाया होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक अगर मैं सेंटर हाइट कैलकुलेट करती हूँ जो कि स्ट्रेट 90 डिग्री पर रखाएगी, तो वो होगी इसकी कोन की एक्चुअल हाइट। और एक हाइट दोस्तों ये स्लाइड पार्ट होने वाला है, मींस आप इसको एक स्लाइड की तरह एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये तिरछी वाली हाइट है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, जिसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर मैंने कोन की यहाँ पर हाइट रख दी है। ठीक है, अब दोस्तों मैं ऐसे कर करके छोटे छोटे बहुत सारे बेसिस काट सकती हूँ। सपोज ये बेस B1 है, ये B2 है, ये B3 है। तो अगर मुझे पूरा स्फीयर कवर करना है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ इनटू L, क्योंकि हाइट तो थ्रू आउट कोन की कॉमन रहने वाली है। यहाँ पे बेस हम बोल सकते हैं B1 + B2 + B3 एंड सो ऑन, जब तक कि पूरा सर्कल को मैं ना काट दूं। इस फॉर्मूले को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मींस बहुत सारे बेसिस इक्वल लेंथ के निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में जो बेस है ना, ये एक बाउंड्री है सर्कल की, और हम जानते हैं कि अगर हम सर्कल की पूरी बाउंड्री मिला दें तो वो होता है 2 पाई r, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हाफ इनटू L इनटू 2 पाई r। क्यों? क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है दोस्तों, 2 पाई r। अब यहाँ सरप्राइजिंगली 2 से 2 कट के क्या बचता है दोस्तों, पाई r L। तो यहाँ पर कोन के केस में कर्व सरफेस एरिया बन जाना है पाई r L। अब दोस्तों अगर इसी कोन पे, ये अभी होलो है, मैं अगर एक सर्कल नीचे लगा देती हूँ तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो पाई r L में अगर मैं पाई r स्क्वायर ऐड कर दूँ तो यहाँ पर पाई r कॉमन है, पाई r कॉमन लेके अंदर बचता है L प्लस r। तो ये बन जाना है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोस्तों यहाँ पर ये जो L है इसके पीछे एक और कहानी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में L दिया हो, H पूछा हो, मीन्स कोन की स्लैंट हाइट दी है, ओरिजिनल हाइट पूछी है, वो कैसे निकालना है, या फिर स्लैंट हाइट दी है, हाइट दी है और रेडियस पूछी है, वो कैसे निकालना है। दोस्तों इस तरह के कोन के सारे पार्ट्स हम कवर करेंगे हमारे कोन बेस्ड क्वेश्चन में। अभी के लिए अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसी क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है कोन की, तो मैं स्लैंट हाइट कैसे निकालूं। आपके लिए मैं एक हिंट छोड़ देती हूँ कि अगर ये पर्टिकुलर कोन का मैं एक साइड ले रही हूँ, मीन्स अगर ये मैं ट्राइंगल ले रही हूँ और यहाँ मैंने इसको बीच में रख दिया, इस तरह से मैं ट्राइंगल एज्यूम कर रही हूँ, तो ये होगी रेडियस, ये होगी L और ये होगी H। तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर मुझे क्वेश्चन में हाइट दे दी है और रेडियस दे दी है तो मैं L कैसे पता लगा सकती हूँ। तो दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। प्लीज आप अपने कंसेप्ट सॉलिड रखिएगा इन सॉलिड्स पे, क्योंकि अगर ये आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए केट वॉक होने वाला है, प्लस आपको बहुत सारे नंबर्स देकर जाने वाला है।
तो आई होप आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आए हों दोस्तों। अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे सभी दोस्तों के साथ जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं या दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।